हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे भारत पर होने वाले तुर्क आक्रमण के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमण को पढ़ा था, यानी कि हम अब तक अरब आक्रमण को पढ़ चुके हैं और उसी क्रम में आज हम भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमण में तुर्कों के आक्रमण को पढ़ेंगे। और इस वीडियो को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल के साथ यहाँ पर ग्राफिकल तरीके से समझेंगे कि कौन कौन से शासकों ने यहाँ पर शासन किया है और उनकी क्या क्या विशेषता रही, भारत पर इनके आक्रमण से क्या क्या प्रभाव पड़े हैं और आगे चलकर क्या रिजल्ट निकल कर आए भारत पर तुर्कों के आक्रमण के। ये वीडियो आपके लिए आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और दोस्तों, तुर्कों के भारत पर इस आक्रमण से पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर भारत पर होने वाले अरबों के आक्रमण को भी अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को देख लेते हैं तो तुर्कों के आक्रमण को समझने में आपको और भी अच्छे से आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि भारत पर किस प्रकार अरबों ने आक्रमण किए हैं और अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर होता है तुर्कों का आक्रमण। तो इस क्रम को भी आप याद रखिएगा। भारत में अरबों के आक्रमण के बाद किसका आक्रमण होता है? तुर्कों का। तो देखिए, तुर्क कौन है? तो तुर्क मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी। ठीक है, यहाँ पर हमने अरब वाला जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी कि अरबों का जब हमने आक्रमण पढ़ा था, तब हमने देखा था कि इस्लाम धर्म अरब क्षेत्र में इसका उदय हो रहा था। अब देखिए, अरब क्षेत्र से बढ़ते हुए इस्लाम धर्म का प्रसार भारत की अफगानिस्तान की सीमा तक हो गया था। ऐसे में अफगानिस्तान के पास वाले क्षेत्र में एक नए साम्राज्य का उदय होता है। इसे ही हम गजनी साम्राज्य या फिर यामनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तुर्क मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी और अरब क्षेत्र से बढ़ते हुए इस्लाम धर्म का प्रसार भारत की अफगानिस्तान सीमा तक हो गया था। ऐसे में अफगानिस्तान के आसपास वाले क्षेत्र में एक नए साम्राज्य का उदय होता है। उसे ही हम गजनी साम्राज्य या फिर गजनवी साम्राज्य या फिर आप कह सकते हैं यामनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं। तो एक बार हम जरा देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये गजनी साम्राज्य। मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा गजनवी साम्राज्य और इसके अंतर्गत देखिए ये रहा गजनी साम्राज्य। ठीक है, गजनी साम्राज्य ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजनवी वंश, यामनी वंश या फिर गजनी वंश, एक ही साम्राज्य के ये नाम है। सबसे पहला यहाँ इंपॉर्टेंट नाम जो आता है वो आता है अल्पतगीन का। ठीक है, अल्पतगीन ये कौन है? तो ये गजनी वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसका कार्यकाल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अल्पतगीन ने किस वंश की स्थापना की? तो इसने गजनवी वंश या फिर आप कह सकते हैं यामनी वंश की स्थापना की थी। और इसका शासनकाल 962 ईस्वी से 970 ईस्वी तक था और ये एक तुर्क सरदार था। ठीक है, अल्पतगीन कौन था? एक तुर्क सरदार था और इसी ने गजनी वंश की स्थापना की थी। और इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तो ये थी गजनी। राजधानी गजनी होने के कारण ही इस वंश का नाम गजनी साम्राज्य पड़ा था। ठीक है, तो अल्पतगीन से यहाँ से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि अल्पतगीन ने किस वंश की स्थापना की? तो इसने की गजनी वंश की स्थापना, जिसे हम यावनी वंश के नाम से जानते हैं। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है गजनी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नाम आता है वो है आपका सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन कौन है? तो ये अल्पतगीन के द्वारा चुने गए अधिकारियों में से ही एक था। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये गुलामों में से एक था। ठीक है, लगभग इसके 1700 गुलाम थे। ठीक है, जो कि अधिकारियों के तौर पर ये इनको देखता था। उनमें से एक था जो कि इंपॉर्टेंट है। नाम कौन है? सुबुक्तगीन। ये इस बंदे ने यानी कि सुबुक्तगीन ने अल्पतगीन को अपनी प्रतिभा से इतना प्रभावित किया कि इसने यानी कि अल्पतगीन ने अपनी लड़की का विवाह सुबुक्तगीन के साथ कर दिया। तो इसका दामाद भी हो गया। ठीक है, और यही
गजनी वंश का अगला शासक हुआ। कौन? सुबुक्तगीन। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि सुबुक्तगीन ही वह व्यक्ति है जिसने भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था। ठीक है, ये रहा, देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो वो था आपका सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के यहाँ पर दो पुत्र होते हैं, पहला है इस्माइल और दूसरे का नाम है महमूद गजनवी। ठीक है, इन दोनों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध होता है जिसमें अब्दुल कासिम महमूद की विजय होती है। अब्दुल कासिम महमूद कौन है? तो इसी को हम महमूद गजनवी कहते हैं। ठीक है, अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से शासक बना था, इसी को हम महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। यहां से देखिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। अल्पतगीन तुर्क सरदार है और इसने गजनी वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी क्या थी? गजनी। साथ ही साथ गजनी राजधानी होने के कारण ही इस साम्राज्य का नाम गजनी साम्राज्य पड़ा। इसके बाद आता है इसका गुलाम और दामाद जिसका नाम क्या है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन अल्पतगीन के चुने गए अधिकारियों में से एक था और ये इसका गुलाम व दामाद भी था। यही गजनी वंश का अगला शासक हुआ और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। सुबुक्तगीन के दो पुत्र हुए, इस्माइल और महमूद गजनवी। यहाँ से जो हमें नाम यहाँ पर दिख रहा है महमूद गजनवी या फिर इसको गजनी भी कहते हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो इन दोनों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, यानी कि राजा बनने के लिए, अगला सुल्तान बनने के लिए युद्ध होता है। इसमें महमूद गजनवी जीत जाता है। सुबुक्तगीन, एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम व दामाद था, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। अल्पतगीन के बाद यही यानी कि सुबुक्तगीन ही अगला शासक बना। इंपॉर्टेंट है, सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया था। ठीक है, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी अगला शासक बना। देखिए दोस्तों, सुबुक्तगीन के बाद यानी कि इसकी मृत्यु के बाद इसके दो पुत्र थे, इस्माइल और महमूद गजनवी। इन दोनों के बीच युद्ध होता है कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, और इस युद्ध में महमूद गजनवी, जिसे हम गजनी भी कहते हैं, महमूद गजनी, ये जीत जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे महमूद गजनी के बारे में। तो देखिए महमूद गजनवी, इसका शासनकाल 998 से 1030 तक रहा। ठीक है, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। पिता के समय ये खुरासान का शासक था। ठीक है, पिता के समय ये खुरासान का शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक था। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये है महमूद गजनवी और ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक था। तारीख ए गुजीदा के अनुसार महमूद गजनवी ने सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराकर सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? ये रहा, महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक था। ठीक है, महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। देखिए सुल्तान की उपाधि इसने धारण कर ली। अब बात करेंगे इसकी दो उपाधियां और हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उस समय जब महमूद गजनवी सुल्तान था तब बगदाद का एक खलीफा था जिसका नाम है अल कादिर बिलाह। ठीक है, अल कादिर बिलाह ने इसको दो उपाधियां दी। कौन कौन सी? पहली है यामीन उद्दौला और दूसरी है यामीन उल मिलाह। तो यामीन उद्दौला का अर्थ है साम्राज्य का दायां हाथ, यानी कि ये साम्राज्य के दाएं हाथ की तरह कार्य करेगा। और यामीन उल मिलाह का नाम क्या का मतलब क्या है? मुसलमानों का संरक्षक। ये दोनों ही उपाधियां बगदाद के खलीफा ने, जिसका नाम था अल कादिर बिलाह ने, महमूद गजनवी को दी थी। अब यहाँ से बहुत बार प्रश्न उठता है कि ये खलीफा शब्द क्या है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में भी आपको खलीफा शब्द दिखेगा और जब हमने अरब आक्रमण पढ़ा था, तुर्क आक्रमण, यहाँ भी खलीफा दिखता है। तो देखिए खलीफा क्या है? मुस्लिम साम्राज्य के धार्मिक गुरु को खलीफा कहा जाता है। ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य के धार्मिक गुरु को खलीफा कहा जाता है। वास्तव में धार्मिक गुरु नहीं रहे ये, समय के साथ साथ ये राजनीतिक गुरु भी हो गए थे, क्योंकि जब कोई सुल्तान बनता था तो खलीफा से अनुमति लेनी पड़ती थी। अनुमति नहीं लेते थे तो वो गैर इस्लामिक रूप में जाना जाता था। तो ये खलीफा के बारे में आपको जानकारी मिल गई। तो महमूद गजनवी के समय खलीफा कौन था? अल कादिर बिलाह, और इसी ने
महमूद गजनवी को यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ह की 2 उपाधियां दी थी। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना भी है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। देखिए यहां से इतिहासकार को लेकर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सर हेनरी इलियट के अनुसार ये कथन है, ठीक है, सर हेनरी इलियट ने लिखा है ये। सर हेनरी इलियट कहते हैं कि महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। यहां से इंपॉर्टेंट है इसका उद्देश्य। तो देखिए, धन लूटना व मध्य एशिया में अपने शासन को मजबूत करना इसका उद्देश्य था, साम्राज्य का विस्तार करना इसका उद्देश्य नहीं था। यानी कि महमूद गजनवी जब भी भारत आता था तो यहाँ पर धन लूटता था और धन लूटकर वापस चला जाता था। ये यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नहीं आया था। जैसे कि आगे हम जब पढ़ेंगे तुर्कों में ही, हम जब मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे तो मोहम्मद गौरी का क्या उद्देश्य था, वो इस्लाम का प्रचार करने के साथ साथ यहाँ पर इस्लाम की नींव को रखने, यानी कि इस्लाम को यहाँ पर एक तरह से अपनी साम्राज्य की विस्तार सीमा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आया था। कौन, मोहम्मद गौरी। लेकिन महमूद गजनवी केवल धन लूटने के लिए आता था और यहाँ से वापस चला जाता था। ठीक है, देखिए महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप लाहौर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन जिस समय की हम पढ़ाई कर रहे हैं ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, लाहौर शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 के बीच 17 बार भारत पर आक्रमण किया, सर हेनरी इलियट के अनुसार। ठीक है, उद्देश्य क्या था, धन लूटना, ना कि साम्राज्य का विस्तार करना। और महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप लाहौर शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। देखिए अभी हमने पढ़ा कि महमूद गजनवी ने 998 से लेकर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक 17 आक्रमण किए। तो इसके कुछ प्रमुख आक्रमण हैं, उनको जरा एक नजर में देख लेते हैं। 1001 अथवा 1001 ईस्वी में पंजाब के शासक हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध पहला था आक्रमण। इसके बाद 1008 में या अथवा 1009 में हिंदू शाही राजा आनंदपाल के विरुद्ध आक्रमण किया इसने। फिर मथुरा और कन्नौज पर भी किया। 1019 से लेकर 1020 के मध्य चंदेल राजा विद्याधर के विरुद्ध इसने आक्रमण किया। और जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका आक्रमण, वो है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो कि 1025 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका अंतिम आक्रमण जो था वो था जाटों के विरुद्ध 1027 में। देखिए दोस्तों, इसकी डेट को याद रखना, इसके आक्रमण की डेट को याद रखना, इनके राजाओं को याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हम एक एक इसका जो आक्रमण है, जो इंपॉर्टेंट आक्रमण है, उसे डिटेल में देखेंगे तो हमें यहाँ पर सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1001 ईस्वी में हुए पंजाब के शासक हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध इसके आक्रमण को। तो देखिए, गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण, याद रखिएगा इसका पहला आक्रमण है, 1000 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही शासक राजा जयपाल के विरुद्ध किया, जिसमें जयपाल की हार हो गई। ठीक है, जयपाल यहाँ पर हार गए। ये कब की बात है, 1000 ईस्वी की। इसमें उसने भारतीय सीमा प्रदेश पर आक्रमण नहीं किया, ना यानी कि सीमा प्रदेश पर आक्रमण किया, ना कि आंतरिक। ठीक है, ये केवल बाहर सीमा पर आक्रमण किया इसने, अंदर नहीं आ पाया और ये लूटपाट करके वापस चला जाता है। पुनः 1001 ईस्वी में गजनवी वापस आया और इसी राजा जयपाल को पुनः इसने हरा दिया। ठीक है, इस क्रम में जयपाल को बुरी तरह ये हार जाता है। परिणाम स्वरूप जयपाल काफी परेशान हो जाता है, आत्मग्लानि से यानी कि निराशाजनक होकर, शर्मिंदा होकर ये अंदर ही अंदर घुटने लगता है और जयपाल ने इसी कारण से आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, याद रखिएगा 1001 और 1001 ईस्वी में आपके जो डाउट हैं वो दूर हो गए होंगे, क्योंकि 1000 ईस्वी में आया और वापस दोबारा कब आया, 1001 ईस्वी में। और राजा कौन था, राजा जयपाल। ठीक है, राजा जयपाल को उसने 2 बार हराया, किसने, महमूद गजनवी ने। और आत्मगिलानी से आकर राजा जयपाल ने आत्महत्या कर ली। अगला आक्रमण देख लेते हैं। इसका अगला आक्रमण है 1008 ईस्वी से लेकर 1009 ईस्वी का हिंदू शाही राजा आनंदपाल के विरुद्ध। ये इसका 6वां आक्रमण था, याद रखिएगा। ठीक है, हिंदू शाही राजा आनंदपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया। आनंदपाल कौन है, तो ये जयपाल का ही पुत्र है। ठीक है, आनंदपाल कौन है, जयपाल का पुत्र है ये। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इस युद्ध को बेहिंद का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं,
इस युद्ध को बेहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस किस के बीच हुआ? आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच ये हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, इस आक्रमण में आनंदपाल हार जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसी समय से गजनवी का आक्रमण धन लूटने के साथ साथ दूसरे रूप में बदल जाता है, यानी कि मूर्ति भंजक के रूप में। धन तो ये लूटता ही है, साथ ही साथ मंदिर और उनकी मूर्तियों को भी तोड़ता है। ठीक है, मूर्ति भंजक या फिर इसको बुत सिकन कहते हैं। बुत सिकन कौन होता है? तो बुत सिकन जो प्रतिमाओं को तोड़ता है या नष्ट करता है, या वो जो मूर्ति पूजा का घोर विरोधी होता है, उसको कहते हैं बुत सिकन। ठीक है, साथ ही साथ मूर्ति भंजक की इसको संज्ञा दी गई है। इसका 12वां आक्रमण हुआ 1018 से 1019 ईस्वी में, जहां इसने मथुरा व कन्नौज के विरुद्ध आक्रमण किया। ठीक है, 1018 से 1019 के मध्य मथुरा व कन्नौज पर आक्रमण किया और इस क्रम में भी गजनवी ने कई मंदिरों को तोड़ा। 13वां आक्रमण है इसका 1019 से लेकर 1020 के बीच। यह है चंदेल राजा विद्याधर के विरुद्ध। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, यह वह आक्रमण था जिसका विरोध भारतीय शासकों ने विधिवत रूप से किया और गजनवी को सफल नहीं होने दिया। 17 आक्रमणों में से अधिकतर 1 या 2 ही ऐसे हैं, बाकी के सारे गजनवी ने जीते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, चंदेल राजा विद्याधर के विरुद्ध ये जो इसने आक्रमण किया है, ठीक है, यह वह आक्रमण है जिसमें भारतीय शासकों ने विधिवत रूप से एकत्रित होकर महमूद गजनवी का सामना किया और उसको सफल नहीं होने दिया। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आक्रमण सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। ठीक है, डेट याद रखिएगा, यानी कि सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण करता है कौन? महमूद गजनवी। देखिए शासक कौन था? तो यहाँ पर शासक था भीमदेव, जिसको हम भीम प्रथम भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, भीमदेव या भीम प्रथम का शासक था यहाँ का। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश से इसका संबंध था। ये एक ही वंश है, गुजरात के चालुक्य कहते हैं हम, ठीक है, सोलंकी वंश को। और गजनवी का ये 16वां आक्रमण था। ठीक है, गजनवी का ये 16वां आक्रमण था। सोमनाथ ये एक शिव मंदिर था जो कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से महमूद गजनवी को 20 लाख दीनार प्राप्त हुई। लौटते समय उसका सामना जाटों से होता है और जाटों ने कुछ संपत्ति गजनवी से लूट ली। ठीक है, जाटों ने सिंध क्षेत्र पर गजनवी से ये संपत्ति लूटी थी। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा दिमाग वाला यानी कि सयाना व्यक्ति था। जब ये यहाँ से लगभग 20 लाख दीनारों को लेकर लौट रहा था, तब जाटों ने इस पर हमला कर दिया। अब इसने दिमाग लगाया कि यदि इनसे लड़ने बैठा तो ये जितना भी लूटा हुआ धन है इसको भी गवा दूंगा। तो ये चुपचाप वहां से चला जाता है। ठीक है, अपना जो भी बचा कुचा धन है उसको लेकर चला जाता है। लेकिन 1027 ईस्वी में ये अंतिम आक्रमण करता है, अपना 17वां आक्रमण। किसके विरुद्ध? उन्हीं के विरुद्ध जब जिन्होंने इसको लूटा था, यानी कि जाटों ने ही तो लूटा था इसको। जब ये सोमनाथ से धन लेकर जा रहा था तो इसने जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया, अपना अंतिम आक्रमण। कब? 1027 ईस्वी में, यानी कि 2 साल बाद। और महमूद गजनवी की 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। देखिए, महमूद गजनवी के साथ साथ अलग अलग आक्रमणों के साथ इसके साथ भारत में बहुत से इतिहासकार आए, जिसमें इंपॉर्टेंट नाम हैं वो हैं फिरदौसी, अलबरूनी व उत्वी। तो इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अलबरूनी की। ये गजनवी के साथ 11वीं सदी में भारत आया। इसने अरबी भाषा में किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना की, जिससे तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। देखिए, किताब से ही, इसके बुक के नाम से ही आपको पता पड़ रहा होगा, तहकीक ए हिंद। तहकीक मतलब किसी चीज की तहकीकात करना, खोज करना। हिंद मतलब भारत। ठीक है, हिंद शब्द का प्रयोग ही तो भारत के लिए किया गया था। किसने किया था? अरब वासियों ने सबसे पहले। तो भारत के बारे में खोज, किताब उल हिंद, इसकी रचना किसने की है? अलबरूनी ने। किस भाषा में? अरबी भाषा में। देखिए, किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया है साचाऊ ने। ठीक है, और इसको अलबरूनिस इंडिया के नाम से इसने नाम दिया। और हिंदी अनुवाद किसने किया? रजनीकांत शर्मा ने। साथ ही साथ कहा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी ही था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अलबरूनी ही था। साथ ही साथ इसके दरबार में या फिर इसके इतिहासकार कौन था इंपॉर्टेंट? वो है आपका फिरदौसी। शाहनामा का लेखक है फिरदौसी। फारसी भाषा में है ये शाहनामा। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। होमर कौन है? एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, तो फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। बेहाकी, अगला जो इतिहासकार है वो है बेहाकी। बेहाकी की रचना कौन सी है? तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन। फिर नाम आता है उत्वी का।
उतबी की जो इम्पोर्टेंट बुक है उसका नाम है किताब उल यामनी, या फिर इसको कहते हैं तारीख ए यामनी। देखिए, किताब उल यामनी या फिर तारीख ए यामनी। यामनी कौन है? तो यामनी वंश को ही तो हम गजनी वंश या गजनी साम्राज्य कह रहे हैं। ठीक है, तो किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी ये उतबी की रचनाएं हैं। आज का वीडियो यहीं एंड होता है दोस्तों। जल्द मिलेंगे हम एक और नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।